हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक नई पुस्तक के साथ, नई विषय और इसका नया चैप्टर है। सब्जेक्ट का नाम है होम साइंस, यानी हिंदी में उसे कहते हैं गृह विज्ञान। इसका पहला अध्याय हमारा है जिसका नाम है शिशु की जानकारी। इसका वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 हम आपको दे रहे हैं। जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र छात्रा, उनके लिए जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो ये अच्छा है ही, साथ ही साथ आपके कोई इष्ट मित्र हो, आपके सगे संबंधी भाई बहन कोई हो जो भी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, आप उसे ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें बोलिए कि ये वीडियो हमें बहुत ही हेल्पफुल लगा है, तो आप भी इसे देखिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्टों का भी वीडियो है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इन सारे विषयों का इस पर लोड किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देखिए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ग्रामर या अन्य प्रकार के वीडियो भी उपलब्ध हैं। अगर आप उससे भी लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे। क्या करेंगे? शिशु की जानकारी। तो बस आप धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। हर एक एक पहलू को हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे और मैं इस आशा और विश्वास के साथ आपको कहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ना तो कोनो किताब पढ़ने की जरूरत होगी, न ही कोई वीडियो देखने की जरूरत होती है। इसी आशा और विश्वास के साथ चलते हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1। तो हम लोग आज पढ़ेंगे शिशु की जानकारी। जो हमारा चैप्टर है, इसमें मूल रूप से हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, इसकी बात को पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें मूल रूप से पढ़ेंगे क्या। चलिए इस पर थोड़ा सा पाठ परिचय पहले बता दूं आपको कि इस पाठ में मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे 0 से 3 वर्ष, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं उनसे लेकर के 3 साल की आयु तक जो बच्चे हैं, सॉरी यहां पर लिखना था बच्चे में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वृद्धि क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं, शिशु की देखभाल कैसे करेंगे, क्रियात्मक विकास क्या है, विकास की अवस्था क्या है, सामाजिक विकास क्या है। इन तमाम बातें को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि। अब गौर करना कि अगर आपसे कोई पूछे वृद्धि क्या है, तो इससे पहले आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लीजिए कि भाई वृद्धि का मतलब क्या है। तो वृद्धि का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की संरचना में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं हम लोग वृद्धि। यानी हमारा शरीर जो है ना, पहले से धीरे 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 बढ़ रहा है, या तो लंबाइयां बढ़ रही है या मोटाइयां बढ़ रही है, इसी को कहते हैं हम लोग वृद्धि। हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है अगर वो भी बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि है। क्या आप गौर करके देखो कि जब हम जन्म लिए होंगे तो क्या हमारा फेफड़ा वही था और आज जो फेफड़ा है वही है? नहीं, आज और उस समय के चीजों में अंतर हो गया। उस समय हमारी फेफड़े छोटा हुआ करती होगी, लेकिन आज हमारा फेफड़ा बड़ा है। हमारी जो मस्तिष्क है, क्या उस समय जब जन्म लिए थे तो वही मस्तिष्क था? नहीं, उससे हमारा क्या हुआ है, ये आंतरिक अंग है, इसकी भी वृद्धि हुई है। अर्थात वृद्धि का मतलब हुआ शरीर की लंबाई या शरीर की मोटाई में वृद्धि को कहते हैं हम लोग वृद्धि। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो जन्म से पहले से शुरुआत हो जाती है वृद्धि की, जन्म से पहले। अब कहिएगा सर हम समझे नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको ले चलूं थोड़ा सा पाठ के पीछे से। थोड़ा सा खांसी है, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, यानी जो पुरुष के जो जनन क्रियाएं होती है तो उसमें शुक्राणु पाई जाती है और जो मादा है उनमें अंडाणु पाई जाती है। ये क्लास 10th में आप लोग क्लियर कर चुके होंगे।
जब दोनों मिलता है तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन जब होता है तो वहां से कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। लेकिन जब युग्मन बनता है, आप इसको युग्मक भी कह सकते हैं, जब युग्मक बनता है तो यहां से जान आ जाती है यहां से जान आ जाती है, यानी कि उसमें प्राण आना शुरू हो जाता है और यहीं से उसकी वृद्धि विकास होना। उसके बाद जाइगोट का निर्माण, फिर भ्रूण का निर्माण, फिर एक पूर्ण बच्चा हो जाता है। ये बच्चा कुल 280 दिन, यानी 29 9 महीने 10 दिन उसको कह सकते हैं आप, 280 दिन बाद ये बच्चा जन्म होता है। लेकिन वृद्धि हमें कहां से देखने को मिलती है? जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, तब युग्मक ही धीरे 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 बढ़ना शुरू करता है और एक पूर्ण बच्चा के रूप में आ जाता है। उस समय उसके हाथ पांव शरीर की लंबाइयां बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वृद्धि है। इसके बारे में कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दें। इसको आप देख सकते हैं, इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये वृद्धि है। ठीक है, अगर वृद्धि के बारे में कहे तो आप इतना लिख देंगे तो मैं ये आशा विश्वास के साथ कहेंगे कि अब आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा और ना लिखना की जरूरत है। तो समझ गए ना वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि का मतलब हुआ शरीर की लंबाइयां या शरीर का वजन का बढ़ना, क्या कहलाती है? हमारी वृद्धि कहलाती है। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है, उससे पहले जब मां के गर्भ में जायगोट या भ्रूण का निर्माण होता है, तब से ही उसमें शरीर में क्या हो जाती है? वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चले। बहुत अच्छा। अब आगे हमारा है विकास। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विकास कहते हैं किसे, तो विकास का मतलब होता है गुण में वृद्धि, हमारे लाइफ स्टाइल में वृद्धि, हमारे जीवन जीने की प्रत्याशिता में वृद्धि, इसी को तो विकास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विकास का क्या अर्थ है, तो क्या बताओगे? उसके मानसिक क्षमता में वृद्धि, सोचने की क्षमता में वृद्धि, लाइफ स्टाइल जीने की वृद्धि, ये हमारी विकास है। विकास समझ गए? विकास मतलब सोचने की क्षमता। अब सोच, इसको थोड़ा सा गौर करो। जब हम बच्चे होंगे, 1 साल के होंगे, 2 वर्ष के होंगे, तब क्या हमारी सोचने की क्षमता वही थी या अब है? नहीं, ये अब थोड़ा दूसरा है, उस समय अलग था। तो सोचने की जो क्षमता हमारी है, ये विकास है। हमारे जीवन जीने की जो प्रत्याशिता है, ये हमारी क्या है? विकास है। और विकास को आप देख नहीं सकते, विकास को मापा या तौला नहीं जा सकते। किसी के ज्ञान को आप तौल सकते हैं कि 20 किलो है, 5 किलो है, लेकिन वजन तौल सकते हैं। अर्थात विकास को तौला नहीं जाता है, जबकि वृद्धि को आप तौल सकते हैं। विकास को मापा नहीं जाता, इसे क्या होता है? वृद्धि को आप माप सकते हैं। ठीक है, तो विकास समझ गए कि विकास को ना तो माप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर समझे? और विकास जो है ना, उसकी एक सीमा नहीं होती, वृद्धि की एक सीमा होती है कि वृद्धि आप 20 वर्ष तक बढ़ेंगे, उसके बाद आपकी वृद्धि नहीं हो सकती है। 25 वर्ष बढ़ेंगे, उसके बाद वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो हमारी मानसिक क्षमता है, हमारी जो विकास है, वो एक जीवन पर्यंत तक बढ़ते रहता है। जितने लोग ज्यादा एजेड हो जाते हैं, उनमें सोचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है, वो ज्यादा अनुभवी होते हैं, ज्यादा ज्ञानी होते हैं। अर्थात विकास का कोई अंत नहीं है, अंत तक वो चलते रहता है, जब तक लोग मरता नहीं है तब तक। तो जन्म से लेकर के अंत तक विकास चलेगी, लेकिन वृद्धि जन्म से लेकर के एक निश्चित अवधि तक चलेगी। तो हम आशा रखते हैं कि आपको ये 2 बातें हमने क्लियर कर दिया। कौन कौन? तो एक हमने क्लियर किया आपको कि वृद्धि किसे कहते हैं, दूसरा हमने क्लियर किया कि विकास किसे कहते हैं। चलेंगे अब जीव विज्ञान में। एक हमारे जीव विज्ञान शास्त्री हैं जिनका नाम है हरलोक। उनके अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं। क्या क्या परिभाषा सुनिएगा। हरलोक के अनुसार वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, अर्थात इसे मापने की प्रक्रिया है, इसे मापा जा सकता है। इसी को वृद्धि को हरलोक ने क्या कहा कि वृद्धि वह है जो एक मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी शरीर में जो मापने वाली प्रक्रिया है, इसी को हम लोग वृद्धि कहेंगे। यानी शरीर की लंबाइयां बढ़ना और मोटाइयां बढ़ना, ये हमारी क्या है? वृद्धि है। फिर उन्होंने विकास का भी परिभाषा दिया। हरलोक ने बताया कि विकास शारीरिक गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक।
अर्थात उसके गुण में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? गुणात्मक परिवर्तन कहते, सॉरी। तो हम लोग पढ़ रहे थे विकास के बारे में कि हरलोक ने क्या कहा कि यह एक गुणात्मक परिवर्तन है, यानी आपके गुणों में जो परिवर्तन हो रही है इसको कहते हैं हम लोग विकास, और ये जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आप वृद्धि पढ़े, वो जीवन पर्यंत तक नहीं चलेगी, लेकिन जो हमारे विकास है ना वो जीवन पर्यंत तक चलेगी। यहां तक क्लियर? तो आपसे हरलोक की परिभाषा, हरलोक पूछेंगे यानी पूछेगा परीक्षा में कि हरलोक द्वारा दी गई वृद्धि की परिभाषा लिखिए या हरलोक द्वारा दिया गया विकास की परिभाषा लिखिए, तो लिख देंगे। चलिए आगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। इसका मतलब क्या समझे? देखिए, इसका मतलब है कि कोई अगर स्वस्थ शरीर है तभी उसके सोचने की क्षमता भी सही होती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी सोचने की क्षमता भी सही नहीं होती है। अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा वह सही रूप से काम नहीं कर पाएगा, नहीं सोच पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स जेम्स ट्रेवर। उन्होंने विकास के बारे में कहा, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार होते रहते हैं। यानी परिवर्तन जो है ना वो किसके कारण? विकास वाली जो परिवर्तन है वो लगातार देखने को मिलता है, कभी समाप्त नहीं होता है। इसको कहते हैं हम लोग, जेम्स ट्रेवर का क्या कहते हैं हम लोग? प्रगतिशील परिवर्तन। यानी विकास जो है वो लगातार चलेगा, वृद्धि लगातार नहीं चलेगा, लेकिन हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वो लगातार चलती है। ये बात किसने बताया सबसे पहले? तो जेम्स ट्रेवर ने। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा यहां पर हमने एक टिप्पणी लिखा है, पढ़िएगा थोड़ा सा। कहते हैं कि छोटे बच्चों में विकास की प्रक्रिया बचपन में अधिक तेजी से होता है। उस समय उसमें किसी बात को जानने की जिज्ञासा अधिक होती है, इसलिए वह सवाल भी अधिक पूछता है। आपने क्या समझा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें जो ये मानसिक वृद्धि तो शरीर का जो होता है तो होता ही है, लेकिन खास करके मानसिक वृद्धि उसमें ज्यादा होती है। गौर करके अभी देखना कि मोबाइल के फंक्शन में जिसे तुम नहीं जानते होंगे या आपके दादाजी पिताजी नहीं जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसमें ज्यादा जान जाता है। यानी उसमें सोचने की क्षमता अभी तक ज्यादा है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि वो क्या है, बच्चा उस समय जब छोटे होते हैं तो उसमें मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वो उसमें ज्यादा देखने को मिलती है, जिज्ञासा। ठीक है, और इसी कारण वो तरह तरह की सवालें पूछेगा आपसे कि भाई लोग मरते क्यों हैं, मरने पर होता क्या है। अब ऐसी उटपटांग हिसाब पूछेगा कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि भाई इसका जवाब क्या देना चाहिए। वो उनकी जिज्ञासा है, अर्थात वो मानसिक विकास कर रहा है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को अच्छे परिवेश में रखना चाहिए जहां बच्चे बोलने की भाषा शैली का विकास हो, उनके स्वभाव को बताता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चे में अगर आप अच्छा विकास चाहते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम बच्चा को उस परिवेश में रखें जहां पर अच्छी वातावरण हो, लोग सही से बोले, तो उसकी भाषा शैली का विकास होता है और भाषा शैली उसकी गुण को बतलाती है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है, जो बोलने की उसकी क्षमता अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह पता चलता है कि वह अभद्र व्यक्ति है। ठीक है, कभी गौर करके देखिएगा कि जो जिस परिवेश में रहता है, गांव का एक बच्चा शहर चला जाए और उसके माता पिता शहर में रहते हैं तो वो भी शहरी भाषा को बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उस परिवेश में है, वह ऐसा ही कल्चर में वो ढल जाता है। अर्थात तो उसकी मानसिक वृद्धि उस तरह की हो रही है। अर्थात बच्चे को, हम लोगों को, खास करके जो बच्चे हैं उसको अच्छे परिवेश में, आप घर में भी देखते होंगे लोग कहता होगा कि कोई बच्चा को गाली सिखाता है, कहता भाई अभी से आप गाली सिखा रहे हैं तो आगे बच्चा क्या करेगा, गाली ही देगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि बच्चों में मानसिक विकास बचपन में ज्यादा होती है, इसीलिए उसे मानसिक विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रसव और गर्भावस्था में माता और नवजात शिशुओं की आवश्यकता। जब कोई प्रसव होती है या मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस समय माता पिता को क्या क्या जरूरत होती है, बच्चों को क्या जरूरत होती है, इन्हीं बातों को पूछा जा रहा है। जन्म से 28 दिन तक बच्चों का समय संकटपूर्ण होता है। अगर कोई बच्चा आज जन्म लिया है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसके जीवन में उतार चढ़ाव इस तरह से वातावरण से होता रहता है कि 28 दिन तक उसके जीवन संकट में होते हैं। ठीक है ना,
इस बीच में उसे काफी सुरक्षा की जरूरत होती है। अगर उसे आप अच्छा सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, सही से वातावरण उसको नहीं मिल पाएगा, तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना? तो इसलिए खास करके 28 वर्ष की आयु वाला जो बच्चा होगा, 28 वर्ष से, सॉरी गलती, 28 दिन वाला जो बच्चा होगा, उसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। एक निपुण व्यक्ति के हाथों में रखना चाहिए, तब जाकर के बच्चे का देखरेख सही हो पाता है। अब इस बात को आप गौर करके देखिए कि मान लीजिए जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो ये पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। उसे इस वातावरण से उसे कोई समायोजन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है तो उसमें एक अलग समायोजन देखने को मिलता है। अब इस वातावरण में जब बाहर आता है गर्भ से, तो उसको समायोजित करना पड़ता है। आपने चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ा था कि लोगों में जनन की क्षमता अधिक से अधिक होती है, लेकिन जो प्रकृति में लड़ जाता है, प्रकृति में लड़कर जीतता है, वही सुरक्षित रहता है। और जो लड़ के हार जाता है उसको प्रकृति क्या कर लेती है? छांट लेती है। अर्थात बच्चे में भी प्रकृति से लड़ने का एकदम कंट्रोल चलते रहता है, ऐसे लड़ाइयां चलती रहती है वातावरण से, मौसम से, जो सी। लेकिन अगर उस मौसम में अगर वह जीत जाता है तो उसे, लेकिन अब आधुनिक युग में क्या हो गया कि बहुत सारी ट्रीटमेंट आ गई है, तो हम उसे बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन एक अनुभव लोगों के हाथ द्वारा हम लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो अनुभवी लोगों के पास रखना पड़ता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों का जो 28 दिन का जो समय है वो सबसे नाजुक है, क्योंकि अभी अभी वह एक दूसरे लोक से आ गया है अपने लोक में नहीं। अब ऐसी स्थिति में समायोजन करने में उसे कठिनाई होती है। चलिए, अब उन्हें जरूरी क्या क्या होती है सो देखते हैं। तो कुशलता पूर्वक देखभाल सबसे पहला है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे बड़ी चीज है उसकी कुशलता पूर्वक देख रेख। अगर बच्चा का कुशलता पूर्वक देख रेख नहीं होगा तो गौर करके देखिए बच्चे का सही से जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अनुभवी लोगों को, जैसे गांव में सुनते होंगे कि लोग दाई को बुलाता है। दाई का मतलब होता है जो प्रसव कराने वाली लोग होती है उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा अनुभव होता है। तब उनकी परिस्थिति में उनको देख रेख करके और बच्चे का एवॉर्ड मतलब डिलीवरी करवाई जाती है। तो परिणाम क्या होता है कि अगर अनुभवी लोग होते हैं तो उसे सही सही जानकारियां होती है। उस समय बहुत सारा चीज की जरूरत होती है, सब उसकी पूर्ति कराई जाती है ना। अगर मान लीजिए अनुभवी लोग उस समय नहीं हो तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बच्चा जच्चा दोनों जा सकते हैं। इसीलिए जब भी इस तरह का समय हो तो एक अनुभवी लोग, या तो आप अस्पताल जाइए या गांव में कोई अच्छा अनुभवी होगा, संभव ना हो जाना तो गांव में कोई अच्छे, तो उसके साथ उसकी देखरेख करवाइए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी जरूरत है जटिलताओं का प्रबंध। जटिलताओं का प्रबंध यानी बच्चा के जन्म के बाद बच्चा सही ढंग से है कि नहीं है, इस चीज को भी देखना पड़ता है कि बच्चा सही से अपनी माँ का दूध खींच रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक होता है। अगर वह बच्चा दूध नहीं खींच रहा है, जिसका मतलब उसका शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो ऐसे समय में तुरंत उसे इलाज की जरूरत है। अगर आप उस समय इलाज में नहीं गए तो हो सकता है या मान लीजिए डिलीवरी के बाद उस माँ का काफी जो है ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर ब्लड पर नियंत्रण नहीं हुआ तो हो सकता है उस समय भी गड़बड़ी हो सकती है ना, क्योंकि उसके सारे अंग खुले होते हैं। और ऐसी स्थिति में उसका रक्त अगर शरीर से ज्यादा निकल गया तो उस समय भी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो खास करके जो जनन का समय होता है, तो जनन के समय बच्चा का दूध पीना यानी दूध को खींचना, और माँ का जो डिलीवरी होता है उस समय उसके नसें जो है ना वो खुली होती है, कटी होती है। तो ऐसी स्थिति में उसका, ठीक है ना, रक्त का बहाव ज्यादा ना हो, इन चीजों का ध्यान देना क्या कहलाता है? जटिलताओं का प्रबंधन कहलाता है। आगे तीसरा है समर्थन और देखभाल। यानी खास करके जो हम लोग मतलब उसका समर्थन जरूरत होता है, क्योंकि एक डिलीवरी के समय खास करके आप गौर करके देखिएगा गांव में कि जो लड़कियां होती है वो सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती है। तो गांव में एक हमारे यहाँ जो प्रथाएं हैं कि उसको डिलीवरी के समय किसके पास भेज दिया जाता है? माँ के पास भेज दिया जाता है। उस लड़की को यह संतुष्टि मिलती है, उस लड़की को यह संतुष्टि मिलती है कि अगर हमारी माँ हमारे पास है तो अब हमें कोई चीज की कष्ट नहीं होने देगी, चाहे उसके पास सुविधा हो या ना हो। लेकिन वो समझते, उसका जो माइंडलिटी है वो बना होता है कि अब हमें किसी चीज की जरूरत, हमारे पास जो भी समस्याएं होगी
हमारी माँ उसको झेल लेगी। ये उसमें एक क्या है, साथ ही साथ उनके परिवार के लोग को भी समर्थन की जरूरत है, तब वह जाकर के सही रूप से बच्चे का जन्म दे पाती है। अर्थात उस समय क्या है, समाज का लोग हो या घर के परिवार का लोग हो, उनको भी समर्थन की जरूरत है। जो महिलाएं, जो लड़कियां बच्चे का जन्म दे रही है, तो उन पर भरोसा हो कि ये लोग रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है ना। इन सब कारणों से हमारे बिहार में इस तरह की प्रथाएं भी है। ठीक है। अर्थात हमें डिलीवरी के समय बच्चों का समर्थन जरूरी है, वो जो माँ है उन्हें समर्थन जरूरी। चलिए आगे हैं, सुनिएगा। संक्रमण रोग, खास करके जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे के समय में ना, क्योंकि जनन क्रियाएं होती है, उस समय सारे अंग खुले होते हैं, तो उस समय खास करके अगर ये देखा जाता है तो संक्रामक रोग की अधिक संभावनाएं होती है। बहुत सारे कीटाणु विषाणु अटैक कर जाते हैं। तो खास करके ऐसी स्थिति में साफ सफाई मोस्टली जरूरी है। अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे में कई तरह की घातक रोग हो सकते हैं, उसकी माँ को कोई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो इसलिए वहां पर भी साफ सफाई बहुत जरूरी है। जो बच्चे का कपड़ा प्रयोग किया जा रहा है तो उसका डिटोल से साफ करिए, या कोई डिटोल ही क्या, कोई एंटीसेप्टिक हो, सेवलॉन हो या अन्य प्रकार की, तो उसे साफ करिए। फिर उसको धूप में, कड़ी धूप में सुखाइए। सुखाने से उसमें जो फफूंद होते हैं या अन्य प्रकार के कीटाणु विषाणु होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जा करके, या महिलाएं जो अपना कपड़ा यूज करती है उसकी भी अच्छी तरह से साफ सफाई होना चाहिए, नैपकिन का प्रयोग करिए, ताकि कहने का अर्थ है कि किसी तरह का उसमें कोई बीमारी ना लगे, यानी संक्रमण से भी रोकथाम जरूरी है उस समय। तो आप देख रहे थे अभी तक कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी माँ और बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, जरूरत होती है। अब पढ़ेंगे नवजात शिशु। नवजात शिशु के जन्म के बाद की जरूरत, अगर बच्चा जन्म लिया है तो उसके बाद उसे क्या क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहली जरूरत होती है, याद रखना मेरे भाई, वायु, यानी हवा। यानी जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो सांस लेना नहीं जानता है, उसकी सांसें अंदर नहीं जाती है अच्छी तरह से। अब वो ऐसी स्थिति में जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या दाई कोई होती है, तो वो उसको क्या करती है, हल्के हल्के सीने को ना हल्के हल्के हाथों से प्रेस करती है। जब उसके अंदर वायु जाती है फिर वह छोड़ता है, तो इस तरह से वह सांस लेना शुरू करता है। क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसके बाहर के वातावरण से सांस लेने की जरूरत नहीं होती है उसको, तो उसे तो अनुभव होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे समायोजन करना पड़ता है। जब समायोजन करता है तब, यानी कि उसे वायु की तत्काल आवश्यकता होती है। जब तक उसके सांस नहीं चलेंगे कैसे वो जिंदा रह पाएगा, नहीं। तो जन्म के ठीक बाद कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या कोई जो दाई होती है वो क्या करती है, हल्के से उसके सीने को दबाती है। या दूसरा तरीका यह भी होता है कि उसके जो शरीर के अंग होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, नाक है, मुंह है, तो उसमें कुछ गंदगियां लगी होती है। जब वह गर्भ से निकलता है तो उसको साफ कर दिया जाता है। जैसे दाई जो है ना, ऐसे करके मुंह से उसके जो बलगम होते हैं, गंदगी होती है, उसको निकाल देती है, फिर वह सांस ले पाता है। कभी कभी सुनते होंगे देहाती साहब, कोई बच्चा जब ज्यादा चिल्लाता है तो नहीं कहता है कि अरे तेरा चमेनिया ज्यादा उंगली दे दिल को कारे तुरे, ऐसे बोलता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि हाँ, वो बात सही है कि जब वो बच्चा जन्म लेता है ना, तो जो उसकी दाई होती है या कोई डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो उसकी गंदगी को वो क्या करता है, निकालता है, तब जाकर के वो सांस लेता है। क्लियर है। तो इतनी बात समझ गए कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है, वायु की। दूसरा है उसे गर्माहट। देखिए होता क्या है कि जब माँ के गर्भ में वो होता है तो उसके बाहरी वातावरण ठंडा या गर्मी से उसे कोई एहसास नहीं होता है, उसको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ जोन में रहता है। लेकिन जैसे वह बाहर आता है तो बाहर में अगर वातावरण ठंडा है तो उसे ठंडक की अनुभूति होती है ना। क्योंकि देखिए शरीर के अंदर में रहता है तो गर्म रहेगा ही, शरीर के अंदर में है तो गर्मी है। लेकिन जैसे शरीर के बाहर आता है तो उसे ठंडक की फीलिंग होती है, अनुभूति होती है। अब ऐसी स्थिति में, यानी ठंडक की अनुभूति होती है, ऐसी स्थिति में उसे बाहर गर्मी देना बहुत जरूरी होता है। और गर्मी देने के लिए उसे या तो आग के पास ले जाया जाता है या अन्य प्रकार के कपड़ों में उसे लपेट दिया जाता है, ताकि उसे गर्मी का एहसास हो। और जब गर्मी का एहसास होगा तो वो अच्छे से ढंग से काम करेगा। समझ में आई बातें। तो अभी तक हम बता रहे थे आपको कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो दो चीज की जरूरत, पहला वायु और दूसरा गर्माहट।
तीसरा है उसे स्तनपान। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो मूल रूप से उसे क्या जरूरत होती है, याद रखना, स्तनपान की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसके लिए पौष्टिक आहार देता है। स्तनपान जरूरी है, यानी दूध पिलाना जरूरी है। यानी बच्चे जब जन्म ले तो 4 घंटा के अंदर, 4 घंटा के अंदर उसे क्या करना चाहिए, उसे, तो देखिए बच्चों का स्तनपान बहुत जरूरी होता है। 4 घंटे के भीतर उसको स्तनपान कराना चाहिए। जब उसको पोषक मिलेगा तभी ना रहेगा। और हाँ, एक बात और, दूसरी बात ये कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको 6 माह तक बाहर का कोई भी पदार्थ, यानी बाहर से जो हम लोग अन्य प्रकार के पौष्टिक आहार देते हैं, उसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी माँ का दूध अगर उसे पर्याप्त रूप से मिल रहा है तो वही उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब कहिएगा क्यों? तो सबसे पहली बात, देखिए आप कोई भी दूध खरीदिए बच्चों के लिए, तो उसमें लिखा रहता है, देखिएगा लिखा रहता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसका मतलब है कि लिखने वाले बनाने वाले सब ये जानते हैं कि माँ के दूध में सबसे बड़ी चीज प्रोटीन, वसा, जो भी चीज है, पोषक तत्व जो बच्चे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी है, वो पर्याप्त मात्रा में रहती है। बस उसकी माँ को दूध होना चाहिए। अब उसके लिए क्या है कि बच्चों के साथ साथ उसकी माँ को भी अच्छी तरह से आप क्या करिए, भोजन दीजिए। अच्छी तरह से जब भोजन दीजिएगा तभी जाकर के वह आगे बढ़ेगा, नंबर 1। इसके अलावा याद रखिएगा, माँ के दूध में ना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। देखिए ये याद रखिएगा, हमने हाईलाइटेड कर दिया इसको। कोलेस्ट्रॉल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि माँ के दूध में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो बच्चों में ना रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि एक नवजात शिशु में जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय क्या क्या जरूरत होती है। तो पहला हमने पढ़ाया वायु, दूसरा पढ़ाया हमने गर्माहट, तीसरा पढ़ाया हमने स्तनपान, चौथा है संक्रामक रोग से बचाव। देखिए जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उस समय क्योंकि उसकी माँ को भी, बच्चे का भी, उसका अंग ना बहुत नाजुक होता है, और नाजुक की स्थिति में बहुत सारी गंदगियों के कारण कीटाणु विषाणु का आक्रमण हो सकता है, उसे कई तरह के रोग लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे टीकाकरण की जरूरत होती है या अन्य प्रकार की साफ सफाई की जरूरत होती है, तब जाकर के रोग से बचा जा सकता है। जैसे आप सुनते होंगे कि बच्चे के जन्म लेने से पहले ही अभी के समय में क्या होता है कि उसकी माँ को ही टीका लगा दिया जाता है, जो बच्चे को काम करता है। पहले होती थी कि डिलीवरियां हुआ करती थी, तब जाकर के उसकी माँ को, उस बच्चे को तब टेटवैक का सुई लगता था, बच्चे को भी लगता था। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं होती है, पहले ही 1 महीना पहले ही उसकी माँ को लगा दिया जाता है, तो दोनों को काम कर जाता है। देखिए ये क्या है, संक्रामक रोग से बचने का एक तरीका है। ठीक है, इसी तरह से उसकी माँ को अन्य प्रकार की दवाइयों दिया जाता है ताकि उसके बच्चे को किसी तरह का संक्रामक रोग ना हो। तो चल रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे, थोड़ा सा एक नजर पीछे चलेंगे हम लोग। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नवजात शिशुओं में जन्म के बाद की जरूरत। तो पहला हमने बताया कि उसे क्या चाहिए, वायु चाहिए। जब वो सांस लेती है, माने जन्म लेती है, तो वो सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाती है, तो उसका 2 तरीका है। पहला तो उसको हल्के से सीने को हल्का दबाना, आप कस के दबा हुआ चला दीजिएगा भाई, ये एक्सपर्ट आदमी करता है, ठीक है ना। तो उसको हल्का सा दबाना है ताकि वो सांस ले। और दूसरा जो है दाई और क्या करती है, उसको साफ कर देती है नाक मुंह को, जो गंदगी रहता है माँ के गर्भ से निकलता है। तो गंदगी जानवर को देखे होंगे, आदमी को नहीं देखे, जानवर को तो देखे होंगे ना। तो वहां पर क्या होता है कि बाहर जब निकलता है तो उसमें बहुत सारी गंदगियां रहती है, उसको साफ कर देता है, तब जाकर के बच्चा, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा है उसे गर्माहट की जरूरत है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो बिल्कुल उसका शरीर गर्म रहता है, लेकिन जैसे बाहर आता है तो उसे ठंडक की अनुभूति होती है। वैसी स्थिति में उसको कपड़े में लपेटना बहुत जरूरत होता है, नहीं तो ठंड से हुआ नहीं, तो इसीलिए उसे गर्माहट की जरूरत है। तीसरा है स्तनपान। तो स्तनपान में याद रखिएगा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जन्म के कितने समय तक हमको उसको स्तनपान करा देना चाहिए। तो 4 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर। हाँ, और एक दूसरा बात, उसकी माँ के दूध में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। कितने दिनों तक उसे कोई बाहर चीज नहीं खिलाना है बच्चे को, तो 6 माह तक। ठीक है, बाहर की चीज उसे नहीं खिलाना है। और एक और बात यह ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए जो बच्चे जन्म लेते हैं जब, तो उसके जो प्रारंभिक दूध होता है माँ का, उसको तो पिलाना ही चाहिए।
वो तो और ज्यादा पौष्टिक आहार होता है। हम लोग पशु में तो क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। माताओं में क्या होता है ये तो हमें अनुभव नहीं है, लेकिन उसको क्या किया जाता है पशु में, उसको कहते हैं खिरसा देहाती हिसाब में, और उसको निकाल के फेंक देता है। नहीं, वो खिरसा नहीं है, वो बच्चों के लिए अमृत है, उसको पिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग। मानव विकास की विभिन्न अवस्था थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो क्या क्या है सुनिएगा। पहला हमारा है गर्भावस्था, यानी भ्रूण के निर्माण से जन्म तक, यानी कि जब पुरुष का जो शुक्राणु होती है और मादा का अंडाणु होता है, जब दोनों निषेचन करते हैं यानी दोनों मिलते हैं, तब मिलने के बाद ना वहां पर क्या बनती है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट धीरे धीरे परिवर्तित होकर के क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। तो जहां जाइगोट का निर्माण हुआ, जहां यानी भ्रूण का निर्माण हुआ, वहीं से हम लोग गर्भावस्था का काम शुरू कर देते हैं। नहीं, निषेचन के बाद, जब निषेचन के बाद वो जो जाइगोट बना, वहीं से गर्भावस्था। तो ये हमारी गर्भावस्था होती है। और जन्म तक यानी कुल कितने दिनों का होता है, हमने कल बताया था, यानी 280 दिनों का होता है। कुल कितने दिनों का, सप्ताह में अगर बांट दिया जाए तो याद रखेंगे 40 सप्ताह होता है। कितने सप्ताह, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गर्भावस्था कितने दिनों की, 280 दिनों की। कितने सप्ताह की, 40 सप्ताह की होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा है शैशव अवस्था। जन्म से 2 माह तक का जो है ना, वो शैशव अवस्था है। देखिए वह स्थिति ना ऐसे होती है बच्चों का, ना तो वो अपने शरीर को बच्चा हिला पाता है, न डुला पाता है। जैसे उसको रख दीजिएगा वो ऐसे सुतल रहेगा, उसमें कोई एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी 2 महीना का बच्चा का। हाँ, और 2 महीने के बच्चे में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, जन्म से 2 माह तक के बच्चों में कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसको शैशवावस्था। हाँ, याद रखिएगा उसके जो बैकबोन होते हैं ना, हड्डियां, तो वो सब क्या होता है, थोड़ा सा नाजुक होता है। तो ऐसी स्थिति में उठाना भी बड़ा संभल के होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए टंगड़ी पकड़ ले गया, इधर एगो गर्दन पकड़ ले गया, कमरे टूट जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं करना होता है, बहुत नाजुक होता है उस टाइम में उसका शरीर। चलिए आगे है उत्तर शैशव अवस्था। 2 माह से 2 वर्ष का जो समय है वो उत्तर शैशव अवस्था। इसमें तो वो सारा एक्टिविटी सीख लेता है ना। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे पहले किस में सीखता है, कौन चीज पहले करता है, इसको आगे पढ़ेंगे। आगे है बाल्यावस्था, जो 2 से 12 वर्ष, इसमें खेलने धूपने हंसने बोलने की कला वो सीखता है। अब आगे उसके सिर पर आ जाता है भार, तो सीखता है किशोरावस्था। अब यहां से वह पढ़ने में ज्यादा ध्यान देगा, काम पर ज्यादा ध्यान देगा, यानी 12 से 21 वर्ष जो उसकी किशोरावस्था है, इसमें लैंगिक जरूरत ज्यादा संपादित होती है। और इसी टाइम में जो है ना, इधर उधर पैरों में फिसलता ज्यादा है। पैर फिसलने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी लड़का लड़कियां जो है ना, इधर उधर ज्यादा फिसल जाती है पढ़ाई के बदले। समझ रहे, चलिए चलेंगे आगे। पौधावस्था, तो 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो उम्र है, यह हमारी घर गृहस्थी का समय है। उसके बाद तो वृद्धावस्था हो जाता है, जिनको हमने मेंशन नहीं किया है। क्लियर है, तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारी विभिन्न अवस्थाएं। क्लियर, कौन कौन, तो पहला हमने बता गर्भावस्था, फिर शैशव अवस्था, उत्तर शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरा और प्रौढ़ा। अब आगे चलेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वृद्धि और विकास, देखिए याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, बहुत ही VVI प्रश्न है। VVI यानी कि हेलो, VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। आपसे पूछेगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। देखिए वृद्धि और विकास क्या है, तो याद रखेंगे वृद्धि का संबंध जो है ना शरीर से है, जबकि विकास का संबंध मानसिक से है। वृद्धि का संबंध किससे है, शरीर से, जबकि विकास का संबंध किससे है, मानसिक से। यानी वृद्धि में हम लोग शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर की मोटाई बढ़ना, ये वृद्धि है। जबकि मानसिक, सोचने की क्षमता, किसी चीज पर तर्क वितर्क करना, ये क्या है, मानसिक है। तो ये जो सोचने की क्षमता, तर्क वितर्क की सही गलत की पहचान करना, ये हमारी क्या है, मानसिक है। जबकि वृद्धि का मतलब हुआ शरीर की लंबाई मोटाई का बढ़ना। एक अंतर। चलिए दूसरा अंतर, वृद्धि में एकांगी होता है, जबकि विकास बहुमुखी होता है। वृद्धि एकांगी का मतलब क्या समझे आप, एक ही दिशा में होती है, जबकि एकांगी जो होता है अति बहुमुखी का मतलब होता है सभी दिशाओं में होती है। अब समझिए, जैसे हमारी
हाथ की जो वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कि ये अब यहां से हेड शुरू हुआ है तो अब ऊपर की ओर हाथ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो हमेशा नीचे की ओर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, एक ही दिशा में बढ़ेगा। जैसे हमारे पैर की भी वृद्धि होगी तो केवल नीचे की दिशा में वृद्धि होगी, है ना कि वो ऊपर की दिशा में बढ़ेगा, अब यहां से साइड होकर ऊपर नहीं आएगा वो, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है क्या है, ये एकांगी है। तो इसको वही जो विकास है वो क्या है, हमारी बहुमुखी है, यानी हर दिशाओं में हमारी विकास होती है, यानी हर चीज में। वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। वृद्धि मात्रात्मक मतलब है वृद्धि को आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जबकि विकास का गुणात्मक है, इसको ना आप माप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं, इसका कोई पता ही नहीं चलता है कि कितना गुना ज्यादा है। कभी कभी वृद्धि जन्मजात होता है जबकि विकास जन्मजात नहीं होता है। वृद्धि जन्मजात का मतलब क्या समझे, कि वृद्धि ना अपने माता पिता के अनुसार हो सकता है। किसी के माता पिता अगर छोटे कद के हैं तो उसके बच्चे भी छोटे कद के होते हैं, अगर माता पिता लंबे हैं तो लंबे भी होते हैं, नहीं। या देखिएगा उसके माता पिता काफी ज्यादा वजनदार शरीर वाला है तो वो भी उसका बच्चा भी ज्यादा वजनदार वाला हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये जो विकास की जो प्रक्रिया है ना, वो जन्मजात नहीं होता है। किसी का माता पिता अगर मंदबुद्धि का है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता बच्चे भी मंदबुद्धि के होंगे, वो तेज ज्यादा भी हो सकता है, क्या है कि नहीं। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास में अंतर। क्या पढ़ा आपने, पहला वृद्धि का संबंध शरीर से है जबकि विकास का संबंध मानसिक है। वृद्धि में एकांकी होता है जबकि विकास बहुमुखी होता है। वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। वृद्धि जन्मजात होता है जबकि विकास जन्मजात नहीं होता है। अब आगे, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है जबकि विकास जीवन के अंतिम सीमा तक चलते रहता है। मतलब क्या, देखिए वृद्धि का एक आयु है। कैसे आयु, जन्म जैसे भ्रूण का निर्माण हुआ तब से हमारे बॉडी में वृद्धि होना शुरू हो गया, तभी हम इतने बड़े थे, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, और जन्म लिए तो हम 20 इंची का थे। क्लियर, वो आगे हम बताएंगे कि बच्चा जन्म लेता है तो कितना इंच का होता है, ठीक है ना। और अरे नहीं, गलती है, आगे बढ़िएगा। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बढ़ते 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 एक आयु है 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद ना हमारी लंबाई क्या हो जाती है, रुक जाती है। 20 वर्षों की लंबाई क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। 20 या 21 वर्षों के बाद, लड़कियों में 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। जैसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, वहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है कि कितना उम्र में कितना लोग बढ़ जाता है ना। तो उतना तक, यानी कि लड़कियां 18 वर्ष आते आते और लड़का 20-21 वर्ष होते होते उसकी वृद्धि स्टॉप हो जाती है। अब उसकी लंबाइयां नहीं बढ़ेगी। अब हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा 2-4 फीट और बढ़ जाए तो ये संभव हमारा नहीं है। लेकिन इसके बाद शरीर की जो वजन है ना, वो भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है। जैसे मान लीजिए 25, 30, 40 वर्ष तक होते हैं तो उसकी वजन बढ़ना शुरू होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वहां से लेस होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर अब नहीं बढ़ेगा। जब हम चाहेंगे कि बुढ़ापा में भी हम वजन हो जाए हमारा 70-80 किलो 90 केजी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप 40 वर्ष की उम्र में नहीं हुए, 50 में नहीं हुए, तो 60-70 में क्या होइएगा, वो निश्चित हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो विकास जो है ना, वो हर उम्र में बढ़ता रहता है। आज से 10 साल पहले जो हमारा गुण था, जो हमारी विकास थी, यानी सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, आज उसमें ज्यादा डेवलप कर रहा है, ज्यादा अनुभव है हमारे पास। फिर 5 साल बाद और ज्यादा अनुभव होंगे हमारे पास, नहीं, फिर 20 साल बाद और ज्यादा अनुभव होगी, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो और ज्यादा अनुभव होंगे। हाँ, अब कहेगा सर जी तब आपका दिमाग तब स्लिप करेगा, तब यादें नहीं रहेगा, भूलिए जाइएगा। अरे वो अलग बातें हैं, लेकिन अनुभव रहेगा, वो अनुभव हमें रहेगा। नहीं, हम कुछ ना कुछ उस समय भी नया सीखेंगे, ऐसे नहीं स्लिप हो जाएगा। अभी बहुत चलेगा दिमाग भाई, ऐसा थोड़े, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। अरे एक दिन बहुत तयपुर होता है, अभी तो आपको 40 वर्ष जीना है, ठीक है। तो आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कि वृद्धि जो है ना एक निश्चित सीमा तक चलती है जबकि विकास जो है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे हम लोग। वृद्धि में समानता नहीं होती जबकि विकास में समानता होती है। सुनिएगा आप लोग, बात बात करते हैं। वृद्धि में समानता क्या होती भाई, तो देखिए वृद्धि में समानता ये मिलेगी कि जैसे देखिए सॉरी, वृद्धि में समानता नहीं होती। वृद्धि में समानता, जैसे मान लीजिए हमारे घर में 2 भाई बहन हम लोग हैं, या 4 भाई बहन हैं,
तो सबकी वृद्धि आपको एक जैसी नहीं लगेगी। कोई ज्यादा लंबा है, कोई कम लंबा है, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई ज्यादा वजनदार है, कोई कम वजनदार है, कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन विकास कभी कभी आपको समानता दिखाई देती है। अब कहेगा समानता क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए एक ही ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए हैं, अब 5 आदमी हम लोग ट्रेन होकर के निकले हैं, तो सबका उस समय विकास क्या है? एक जैसा है नहीं। हम लोग ट्रेंड हुए हैं एक प्रोग्राम में, एक ही चीज हम लोग सीख के आए हैं, तो ज्ञान हम लोगों का सबका क्या है? एक है। तो यही कह रहा है कि विकास कभी कभी समानता होती है, लेकिन वृद्धि में समानता, वृद्धि सही सही मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का सटीक मापन नहीं किया जा सकता है। वृद्धि की आप सही सही मापन कर सकते हैं। जैसे हमको एक तराजू पर चढ़ा दीजिए, तो हम आपको 72 केजी नजर आएंगे, पक्का 72 केजी। 72 केजी 335 ग्राम आ जाएंगे। क्लियर? क्या किसी बच्चे को चढ़ा दीजिए 20 केजी नजर आएगा, पक्का हुआ एक्यूरेट तौलिएगा तब 20 केजी 440 ग्राम हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। नहीं जी, लंबाई को भी एक स्केल पर खड़ा कर दीजिए, हमको नाप लीजिए हमको, चलिए हम 5 फीट 6 इंची हो गए, नपा गया पक्का पक्की। लेकिन हमारा दिमाग को नाप के देखिए कितना भर का भाई, कितना हम सोचते हैं, कितना मुझे याद है, होगा कभी सटीक सटीक? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप लिख तो देते हैं बोर्ड पर सब कुछ, आप बोलिए देते हैं सब कुछ, तो उसमें देखते कहाँ है, लिखते कहाँ है? अरे लिखना जरूरी हो जाता है भाई, किसी किसी को जरूरत हो जाता है तो नोट करके बाद में देख सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि मुझे बहुत सारी बातें ऐसे मौखिक याद है। अब हमारे दिमाग में कितना याद है ये कौन जान सकता है? इसका कोई मापन है क्या? कोई मशीन ऐसा बना है कि हमारा दिमाग में से सटा दीजिएगा फटाफट बता देगा कि सर जी मैथ भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, इतिहास, भूगोल, हमारे चैनल पर भी सब कुछ है, तुम देख सकता है, सब कुछ का वीडियो हमारे पास है। तो किसका मतलब क्या है कि हमारे पास सबका, इसका कोई सटीक मापन है क्या? नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास। याद रखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं फिर से एक नजर। तो अभी आप पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास में अंतर। तब वृद्धि का संबंध शरीर से है, जबकि विकास का संबंध मानसिक से है। वृद्धि एकांगी होते हैं, विकास बहुमुखी होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। वृद्धि जन्मजात होता है, विकास जन्मजात। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, विकास जीवन के अंतिम सीमा तक। वृद्धि में समानता नहीं, विकास में समानता होती है। कितना बढ़िया हमने आपको लिख के दिया है, याद कर लीजिएगा तो कागज चल जाएगा आपका। बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं मेरे भाई, विकास का सिद्धांत क्या है? अब हमें क्या पढ़ रहा है? विकास का सिद्धांत। अरे हमारे बगल में एक पड़ोसी भाई है विकास जी, उनका सिद्धांत नहीं पढ़ रहा है, ये बॉडी का जो विकास है उसके बारे में पढ़ रहा है। अभी जब जन्म बच्चा लेता है तो कैसे कैसे वो बढ़ता है, इसी के बारे में पढ़ रहा है ना। थोड़ा सा तबीयत खराब है, असुविधा के लिए खेद है, आवाज आपको स्पष्ट नहीं मिल रही होगी, तो इसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। विकास की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होता है, इसके 3 सिद्धांत हैं। जैसे कि विकास की जो प्रक्रिया है ना वो 3 तरीके से है। पहला है विकास सिर से नीचे की ओर होता है। देखिए विकास किसे होता है? सिर से नीचे की ओर होता है। अब नहीं समझे बात को, चलिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा आप गौर करिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका सिर बड़ा होता है, और सिर की अपेक्षा धड़ जो है ना थोड़ा बड़ा होता है, यानी उसका सिर बहुत बड़ा, अधर जो है ना उसका क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अब देखिए, अब हमारा धौर बड़ी गो हो गया और सिर हो गया छोटा। सिर इतनी गो है और धौर लभर हो गया नहीं, लेकिन उस समय इस अनुपात में नहीं होगा। इस अनुपात में नाप के उसको देखिएगा थोड़ा सा, बच्चा को आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, अब आप पढ़े हैं तो गौर जरूर करिएगा, है ना, कि उसकी सिर की लंबाई मापिए, फिर पूरे बॉडी का लंबाई मापिए, अनुपात निकालिए, सिर बट्टा, जैसे मान लीजिए सिर उसका है 5 से भी, तो पूरे बॉडी आपको मिलेगा 15 से भी। चलिए बहुत अच्छी। अब आगे मापिए, अगर एक वयस्क आदमी का सिर मापिए तो आपको मिलेगा 10 से भी, लेकिन इसका बॉडी पूरा मिलेगा आपको 1000 से भी। लो बहुत का अंतर हो गया, डिफरेंस, डिफरेंस यानी 1/3 या 1/100। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी उस समय सिर ज्यादा होता है लंबा, बॉडी लंबा होता है लेकिन सिर की अपेक्षा कम। लेकिन अब क्या होता है कि सिर उतना बढ़ता नहीं है,
सिर को जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, बढ़ता को चाहिए हमारा पूरा बॉडी बढ़ता है, नीचा का भाग। वही कह रहा है विकास सिर से नीचे की ओर होता है, वही कह रहा है। देखिए बच्चों में विकास की प्रक्रिया सिर से पांव की ओर होता है। जन्म के समय बच्चा का सिर बड़ा होता है, उसके अनुपात शरीर छोटा होता है, जबकि बड़ा होने पर सिर की वृद्धि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होता है, परंतु शरीर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। आगे क्या कहता है, जन्म के 2 माह में बच्चे अपने चेहरे और सिर पर नियंत्रण कर लेता है। देखिए जब 2 माह का हो जाता है तब बच्चे अपने चेहरे पर नियंत्रण करता है, यानी स्माइल। स्माइल समझ रहे हैं? जब आप बोलेंगे बच्चा को टिटी टिटी, तो मुंह को चौड़ा करेगा, थोड़ा सा मुस्कुरावेगा, है कि नहीं? देखे है ना बच्चे को ऐसे मुस्कान वो भरता है। नहीं, बच्चा को हम लोग उसके सामने थोड़ा सा दुलार करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा, पहले उसने किस पर नियंत्रण किया भाई? चेहरे पर, और तब सिर पर भी नियंत्रण करता है। तब आप उसके बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे जब आप जाएंगे बाईं तरफ तो अपने सिर को बाईं तरफ उल्टाएगा। अभी उसका हाथ पांव नहीं चल रहा है, उस सिर को सीधे बाईं तरफ उल्टाएगा, देखेगा कि किधर गई वो, है ना? फिर दाई तरफ आप जाएगा तो दाई तरफ देखेगी। क्या होता है कि नहीं ऐसा होता है? हाँ, अब आप लोग अनुभव कर रहे होंगे बच्चा का, जब आप उससे दुलार करिएगा और दुलार करके आप चाहे उसकी माँ हो, जब उसको खिलौना दे करके दूध पिला करके जब जाएगी तो वो उधरे घूम के उधर देखते रहेगा, ई छौड़ा बहुत खचरा है, जने जने जाचे तनही तनही देखे छे। अरे भाई वो तो अभी सिर पर नियंत्रण नहीं किया है, अब तो टंगरी होगा, अब तब आपके पास दौड़ के आएगा, देखिए ना कैसे होगा। अब क्या होता है देखिए, 6 माह से 12 माह में अपने पैरों पर नियंत्रण कर लेता है। और जब 3-4 महीना का जब होता है तो पहले तो पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू करता है, और 6 माह होते होते पैर पर वो नियंत्रण कर लेता है, यानी कि पैर को उठा पटक शुरू कर देता है, पूरा हाथ पांव को उठाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वो क्या कहता है, वो माऊ माऊ खुशकुनिया, और इसके बाद अब आपके पास दौड़ के आ जाएगा। आप अब जहां काम कर रहे होंगे, अनाज फटक रहे होंगे, पिछुए से आके गर्दने पकड़ लेगा, है ना? कहेगा क्या, है ना? अब हमारा धुला पीबो। अब परिणाम क्या होता है बच्चा को, वो क्या है, वो आकर्षण है उसका, है ना? चलिए आइए किताब की ओर। तो अभी तक वो किस पर, पैर पर नियंत्रण कर लिया, नहीं? 2 माह में किस पर नियंत्रण? चेहरे और सिर पर। और उसके बाद बहुत अच्छी बात है, अब आगे चलेंगे। विकास शरीर के केंद्र से चारों ओर होता है। अब दूसरा विकास, पहला तो अभी देखा आपने सिर से नीचे की ओर, दूसरा विकास कहां होता है उसके? विकास शरीर के केंद्र से चारों ओर होता है। अभी हमने पीछे बताया ना आपको कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके शरीर की जो हड्डियां होती हैं बहुत कोमल होती है। अब उसको उठाना भी बड़ा नाजुक तरह से होता है। पूरा उसके कमर के नीचे हाथ रखिए, सिर के नीचे हाथ रखिए, और तब उठाइए अच्छे से तलहटी पर, नहीं तब, ताकि उसको कुछ ना हो। ऐसा नहीं कि एगो सिर पर हाथ दीजिए आ एगो उसको पाँव को पकड़िए और उठा लीजिएगा कि कमरिए टूट जाएगी उसकी, है कि नहीं? उसी समय उसका काम खत्म। लेकिन इसीलिए उसको क्या करना होता है, कपड़े पर रख करके, मजबूत कपड़े पर, यानी कि वो जो मोटा कपड़ा होगा, और उसको हम लोग बच्चा को क्या करते हैं, उसके कमर के नीचे हाथ देते हैं ताकि उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चा में क्या होगा कि उसकी जो रीढ़ की हड्डियां है उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। और रीढ़ की हड्डी में जैसे विकास होगा, माने वो कठोर होगा, तो उसके और जितने भी अंग है उस सब में मजबूती आना शुरू हो जाता है। हम लोग जो अभी खड़े हैं, एक छोटा सा बच्चा को खड़ा करके देखिएगा, खड़ा हो पाता है क्या? आप उसको पकड़े रखिएगा, तभी वो उसका पूरा बॉडी एकदम लूज रहता है, एकदम सीधे गुड़िया की तरह लटक लटक के सो जाएगा वो तुरंत। क्यों? क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डियां जो है ना, वो क्या है, नियंत्रित रही है। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, रीढ़ की जब जन्म लेता है तब उसमें बेर, लेकिन उसके रीढ़ की हड्डी में जब मजबूती आती है, उसी को कहते हैं विकास केंद्र की ओर, चारों ओर होता है। यानी ये रीढ़ की हड्डी से चारों तरफ उसका विकास होगा। विकास परिपक्वता तथा सीखने पर या सीखने पर आधारित होता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक परिपक्वता होता है, माने हर चीज को वो सीखता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे नई नई बातें सीखता है। खास करके जो बचपन का जो समय होता है, यानी 2 वर्ष का समय जो होता है, उसमें बहुत तेजी से वो सीखता है, हर तरह के परिवर्तन उसको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? विकास के सिद्धांत, जिसमें पहला पढ़ा हमने विकास सिर से नीचे की ओर होता है, दूसरा पढ़ा हमने
विकास शरीर के केंद्र के चारों ओर होता है। तीसरा पढ़ा विकास परिपक्वता तथा सीखने पर निर्भर करती है। अब आगे पढ़ेंगे बालक शरीर विकास, यानी एक बालक के शरीर में कैसे कैसे विकास होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसके शरीर में वृद्धि किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा आपको वृद्धि उसकी लंबाई में देखने को मिलेगा, उसकी लंबाई देखने में मिलेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपका जन्म हुआ, आप 1 साल के हुए, आपकी बुआ आई थी, लेकिन वो लुधियाना वाली बुआ थी, वो गई है 3 साल बाद आई है। 3 साल बाद तो आप बहुत बड़े हो गए हैं। आई तो कही अरे वाह साली तो बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई 3 साल में इतनी बड़ी। हाँ ये सही बात है। बच्चों की लंबाइया में सबसे ज्यादा वृद्धि देख, मोटाइया में वृद्धि नहीं होगा। मोटाई तो अब वृद्धि होगी जब 18-19 साल का होगा, तब धीरे धीरे फसकल शुरू होगा, है ना। एकदम पूरा जो है भुस्कार बन जाता है लोग। लेकिन उस समय 3-4 साल 5 साल 6 साल में क्या होता है, उसकी लंबाइयां ज्यादा ज्यादा बढ़ती है। तो वही लंबाई बच्चों में जन्म के समय उसकी शरीर की लंबाइयां 20 इंच होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना इंची का होता है, 20 इंच का होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो सामान्यतः 20 इंची का। अब जो कोई बच्चा छोटा कद का है या उसके माता पिता छोटे, तो उसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो सकती है। या कोई माता पिता अगर लंबे कद के हैं तो उसके बच्चा थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, वो अलग सी बातें हैं। लेकिन एक एवरेज जो हमारी भारतीय बच्चों की बात है, जो भारतीय बच्चे हैं उसका एवरेज निकाला गया है, तो कितने इंच का। लेकिन उसके बाद 2 वर्ष में उसकी वृद्धि सबसे ज्यादा होती है, मतलब ग्रोथ धक धक बढ़ेगा, फटाफट बढ़ेगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और 2 वर्ष में देखिएगा इतनी को रहेगा, वो इतने को हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा। 2 वर्ष में जब टहल बुल के घूम टहल के उठोला से चला आएगा, पिटिया पर से चाय लिट्टी खा के आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है 2 ही वर्ष में। चलिए, लड़का का शरीर लंबाई लड़की से थोड़ा ज्यादा है। एक यहाँ पर हमने नोट कर दिया है कि देखिएगा जन्म के समय में ना लड़का लड़की में तभी अंतर होता है, लड़का का शरीर थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है, लड़की की लंबाई थोड़ी सी कम होती है। अगर मान लीजिए उसी माता पिता का अगर बच्चा है, तो लड़की का जन्म अगर हुआ है, तो लड़की का जन्म अगर शरीर की लंबाई है अगर वो 20 इंच का है, तो उन्हीं के माता पिता के लड़का की लंबाई 22 इंच होगा। अगर लड़का 20 है तो लड़की 18 ही होगा। यानी लड़कियां की लंबाइयां हमेशा उससे क्या होती है, लड़कों से थोड़ी सी कम होती है। हाँ, बाद में लड़कियां अगर थोड़ा सा ग्रोथ करती है तो ज्यादा, या माता पिता लंबे होते हैं तो वो ज्यादा लंबा हो जाता है, किसी किसी लड़का से भी वो ज्यादा लंबा हो जाता, वो अलग सी बातें हो गई। लेकिन जन्म के समय में उसकी लंबाई सामान्यतः कितनी होती है, 20 इंची। लड़का ज्यादा होता है, लड़कियां कम होती है। भार, जन्म के समय बच्चों के लड़का का वजन 3.5 kg होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वजन कितना का होता है उसका, 3.5 kg सामान्यतः। माने जो बच्चे, जो माता पिता अच्छे से पौष्टिक आहार ले रहे हैं, सब कुछ उसका नॉर्मल चल रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि उसको माता पिता को खाना नहीं दिए तब बिलाइये सन के हो जाता है, इतनी को मूड़ी रहेगा, इतनी को गोर, इतनी को हाथ रहेगा। होता है किसी किसी का, देखे हैं हम। एक बार गए थे एक जगह, धनाढ़ परिवार से था, सब कुछ अच्छा था, नया नया बच्चा डिलीवरी हुआ था उसका, मैंने फर्स्ट बच्चा था, और खाया भी खूब अच्छा, सुनते थे बड़ी तरह की फल फूल खा रही है। लेकिन पता चला कि उसका देखे तस्वीर बच्चा का इतनी को बड़ी था, इतनी इतनी को, हाँ तब देखे अरे ये कैसे बच्चा है। हाँ अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, 1-2 साल हो गया होगा, तो बड़ा हो गया है, लेकिन वो अलग सी बातें हैं। लेकिन सामान्यतः लड़का का वजन कितना होता है, लेकिन वही लड़की का वजन कितना होता है, 3 kg ही होता है। यानी यहाँ पर कुछ अंतर देखने को मिलता है। हाँ, लड़का लड़की के वजन में याद रखेंगे 1 वर्ष में 3 गुना बढ़ जाता है। जो 3.5 kg का होता है वो एक ही वर्ष में कितना हो जाएगा, वो 9-10 kg का हो जाएगा। लंबाइयां बढ़ती है 2 वर्षों में, लेकिन वजन बढ़ जाता है 1 kg में 3 गुना। कोई दिक्कत। तो हमने पढ़ रहा था अभी तक बालक के शरीर के विकास में इस तरह के अंतर, किसमें, लंबाई में और भार में। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उसमें मूल रूप से हमको क्या देखने को मिलती है कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी भार बढ़ रहे हैं। तीसरा उसका क्या बढ़ता है, थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो शारीरिक अनुपात। भाई शारीरिक अनुपात क्या, समझिएगा। देखिए, चेहरे का अनुपात, जन्म के समय बच्चों के मुंह में दांत नहीं होने के कारण चेहरा छोटा दिखाई देता है। देखिए उसका जो ना ओठे जो है वो सब बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसके तो दांत होते नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे उसमें दांत आना शुरू होता है, चेहरे की चौड़ाइयां बढ़ना शुरू हो जाता है। चेहरे, किसी किसी का चेहरा बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, नहीं तो इसका मतलब है कि उसके जबड़े ना बहुत ज्यादा क्या होंगे, चौड़े चौड़े होंगे, इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके चेहरे छोटे होते हैं, किसके कारण? चलिए, अब सिर का अनुपात, यहां पर था चेहरे का अनुपात, अब क्या है सिर का। जन्म के समय बच्चा का सिर बड़ा होता है, लेकिन 5 वर्ष तक वो 90% सिर का विकास हो चुका होता है, माने 5 साल का जो उसका सिर होगा वो विकास हो गया। अब धीरे मात्र 10%, लंबाई बढ़ेगी 20 साल तक, लंबाई कितना? 20 साल तक, लेकिन चेहरा का 90% विकास कहां हो गया? 5 साल में। अब चेहरा उसका 5% जो है, सॉरी 10% जो है अब बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, यानी कि उसके चेहरे में ज्यादा बनावट वृद्धि अंतर नहीं आता है। चलिए, अब दांत की बात, यह बच्चों में जन्म के 3 माह से शुरू हो जाता है और 25 वर्ष तक होते रहता है। यानी 3 माह का बच्चा जब रहता है तो उसमें दांत आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो कहां तक चलता है? 25 वर्षों तक चलता है। 6 वर्ष से बच्चा का दांत आता है, देखिए नहीं नहीं, 3 माह से शुरू हो जाता है। चलिए, अब इसमें दांत जो होते हैं वो तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रद्रक, चबरनक, अग्रचबरनक, वो हमको नहीं पढ़ना है। इसमें अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, जो अस्थाई होते हैं वो टूटते नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि अस्थाई, तो वो टूटते नहीं है। जबकि अस्थाई दांत हो जाए वो टूटते हैं और फिर से आ जाते हैं, तो उसको अस्थाई दांत कहते हैं, या दूध का दांत भी कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, याद रखेंगे। तो अस्थाई दांत की संख्या, तब जोड़ लीजिए, टोटल कुल कितने दांत होते हैं हमारे? 32, जिसमें 20 गो आना जाना जारी है, तब 12 गो जो है वो हमारा क्या है? अस्थाई है। ऊपर नीचे एक सेल मिला करके टोटल 12 दांत जो है अस्थाई है, बाकी 20 जो है टूटते फूटते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।